बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंक्लूड है डिफाइन इम्पल्स एंड हाउ शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। आपने इम्पल्स को डिफाइन करना है और ये शो करना है कि ये लीनियर मोमेंटम के साथ किस तरह रिलेटेड है। ये सारा आप चैप्टर में कर चुके हैं, वंस अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आंसर में इम्पल्स को डिफाइन करना है। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। मैथमेटिकली इट इज़ रिटन एज इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, यानी कि इम्पल्स को आप फोर्स इंटू टाइम के प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। As the rate of change of momentum is equal to force, so F is equal to mvf minus mvi over t। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज करें वेयर एम वी आई इज इनिशियल मोमेंटम, एम वी एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, टी टाइम है। दी अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, इस स्टेप में इस टाइम को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई हो गया। हैंस F cross t is equal to change in momentum as impulse is equal to F cross t। ये वाला जो सारा है ये चेंज इन मोमेंटम है और ये क्या है, इम्पल्स है। तो फाइनल इक्वेशन में लिख दें इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इस तरह आप इम्पल्स को इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं कि इम्पल्स जो है ये इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, pointing out the importance of isolated system, explain why under certain conditions the law is useful even though the system is not completely isolated। यानी कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करना है, देन आपने इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एक्सप्लेन करनी है और फिर आपने ये भी बताना है कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होता है जबकि सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता। इसके आंसर में आप लिखेंगे The law of conservation of linear momentum states that the total momentum of an isolated system remains constant. An isolated system, अच्छा जी, आपने ये डिफाइन करना है कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग सिस्टम का मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। An isolated system of interacting bodies is a system of bodies free from external influence, that is, they may interact with each other or one another and can exert force on one another such as they collide but no external agency can exert a force on them। यानी कि एक सिस्टम आइसोलेटेड तब होगा जब सिस्टम की जो अंदर बॉडीज या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो आपस में कोलाइड करें, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें बट कोई एक्सटर्नल एजेंसी की उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट ना करे, तब हम कहेंगे कि सिस्टम जो है कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। बट इन रियल लाइफ क्या होता है, जब भी कोई इवेंट अर्थ के ऊपर या एयर में टेक प्लेस हो रहा होता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है। उसको हम इग्नोर तो कर सकते हैं लेकिन उसको हम अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर सकते। तो चूँकि ये फोर्सेस बहुत स्मॉल होती हैं, एयर फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी लार्जर बॉडीज़ के केस में ये फोर्सेस जो हैं बहुत स्मॉल होती हैं तो हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। इन दैट केस सिस्टम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आइसोलेटेड होगा और उसके ऊपर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो यही सारी बातें लिख दी गई। इन एवरीडे लाइफ वी हैव टू डील विद द बिगर बॉडीज़, with the bigger objects whether they may be on the earth or in air. The effect of external forces such as gravitational force and frictional force of the air is negligible. This type of system in which external forces are very small as compared to the mutually interacting forces is not completely isolated system. The law of conservation of momentum is useful to be applied on the motion of rocket and frictional and फायरिंग ऑफ गन। यानी कि इन केस ऑफ रॉकेट मोशन एयर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, इन केस ऑफ फायरिंग ऑफ गन एयर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। निगलेक्टिंग द फ्रिक्शनल फोर्सेस दस वी कैन गेट अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट रिजल्ट्स। यानी इन दो केसेस की उन्होंने आपको एग्जांपल दी है कि इनमें एयर फ्रिक्शन को आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करके कर लेना है तो अप्रॉक्सीमेटली आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स ही आएंगे।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन के सम टाइम जब सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता तब भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11। Explain the difference between elastic and inelastic collision. Explain how would a bouncing ball behave in each case. Give plausible reasons for the fact that kinetic energy is not conserved in most cases. अब यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करना है। An elastic collision is the one in which total momentum and total kinetic energy of interacting bodies remain same before and after the collision. यानी कि एक इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो है ये दोनों चीज़ें कंजर्व रहें बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व द कोलिजन इज सेड टू बी इन इलास्टिक कोलिजन। अब जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो उस किस टाइप के कोलिजन को आप बोलेंगे कि ये है इन इलास्टिक कोलिजन। Ideally, the bouncing ball should rebound to the same height from where it is dropped in case of an elastic collision, but if it rebounds to very nearly the initial height, the collision is considered elastic collision. हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक बॉल जो है वो फ्लोर के ऊपर फेंकी है और आइडियली क्या होना चाहिए, वो बॉल जो है जिस हाइट से आपने फेंकी है वो बाउंस बैक होकर उसी हाइट पे वापस पहुंचनी चाहिए। लेकिन इन आइडियल केस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होता है कि वो बॉल जो है अपनी इनिशियल हाइट से थोड़ी कम हाइट को अप्रोच करती है, यानी बिल्कुल उसी हाइट पे वापस नहीं जाती, उससे थोड़ी कम हाइट पे वापस आती है। तो इन दैट केस पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने कहा कि हम अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली आइसोलेटेड हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह इस केस में अगर आप उस एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, चूँकि बॉल जो है वो वेरी नियरली टू इट्स इनिशियल हाइट जो है वो अप्रोच कर गई है, तो हम कहेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली कोलिजन जो है वो इलास्टिक ही है, क्योंकि ये एक आइडियल केस हो जाएगा कि अगर बॉल जो है वो अपनी ही हाइट को अप्रोच करे। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा एयर फ्रिक्शन की वजह से। सो इन रियल लाइफ हम इस किस्म की कोलिजन जिसमें बॉल जो है वो अपनी अप्रॉक्सीमेटली इनिशियल हाइट को अप्रोच करती है उसको हम कहेंगे कि ये भी अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिक ही है। अच्छा, in case of inelastic collision the ball will not rebound at all or will rebound to a small height as compared to the height from where it is dropped. अच्छा, अब कह रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन में बॉल जो है वो अपनी इनिशियल हाइट को तो क्या बहुत स्मॉल हाइट को अप्रोच करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सैंड फ्लोर है, एक रेतला सा मैदान है, उसके ऊपर आप एक बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल बहुत फेंकने के बाद फ्लोर के साथ कोलाइड करने के बाद बहुत ही स्मॉल हाइट को अप्रोच करेगी जहाँ से आपने फेंका, यानी उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी उधर ही ख़त्म कर दी, बहुत स्मॉल हाइट को अप्रोच करेगी वो। तो उस केस में जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक होगा। नेक्स्ट है जी, इन मोस्ट केसेस वेयर एवर two or more bodies collide, some of their kinetic energies change into heat and sound, and some energy is used in their deformation and is lost due to friction. Hence, kinetic energy is not conserved in most cases. अब ये कह रहे हैं कि इन रियल लाइफ क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मोस्ट केसेस में कंजर्व नहीं रहती, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। और मतलब अगर कोई आपने चीज़ फेंकी है वो टूट गई है तो वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज़ में कन्वर्ट हुई, फ्रिक्शन में, साउंड वो जो प्रोड्यूस हुआ और हीट में, तो तीन चीज़ों में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है जिसकी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, derive expressions for the time of flight, the range of projectile, and show that the range of projectile is maximum when projectile is thrown at an angle of 45 degrees with the horizontal. अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile motion is a two-dimensional motion in vertical plane of a body thrown with an initial velocity and then moving under constant acceleration due to gravity. यानी कि अगर आप एक चीज़ को इनिशियल वेलोसिटी दे के किसी सर्टन हाइट से फेंकते हैं तो उस वक्त वो है बॉडी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी, यानी उसकी मोशन टू डायमेंशनल होगी। If air friction is not considered, the horizontal motion is due to inertia, gravity,
inertia with uniform horizontal component of velocity and vertical motion is with uniform acceleration due to gravity. कहते हैं कि अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है वो होती है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, और जो उसकी वर्टिकल मोशन होती है वो होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फॉर द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सी द रेलिवेंट आर्टिकल. अब टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और जो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सारे टॉपिक्स आप कर चुके हैं. इनको आप उसी चैप्टर का जब टॉपिक करवाया था वहीं से इसको वंस अगेन करेंगे. नेक्स्ट उन्होंने कहा कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. तो स्टूडेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं कि जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वो मैक्सिमम होती है थीटा जब होगा 45 डिग्री. तो यहाँ पे भी एक आपको करके दिखाया हुआ है कि साइन 2 थीटा को आप अगर लें 1 तो यहाँ से रेंज मैक्सिमम आएगी, क्योंकि थीटा अब क्या हो गया, ये वाला सारा ये रेंज का फार्मूला, ये सारा फैक्टर अगर 1 हो जाए तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम आएगी. ये फैक्टर 1 कब होता है, जब आप थीटा लेते हैं 45 डिग्रीज. तो जब ये चैप्टर में मैंने आपको करवाया था तब भी आप लोगों ने ये सॉल्व किया, तो इसको वंस अगेन वहीं से आप सॉल्व करेंगे कि अगर थीटा आप ले लें 45 डिग्रीज तो आपकी रेंज जो है वो आ जाती है मैक्सिमम. अच्छा जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 13. At what point or points in its path does a projectile have its minimum speed and its maximum speed? यानी कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया तो पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके प्रोजेक्टाइल की जो है स्पीड मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी. तो इसका आंसर है अ प्रोजेक्टाइल हैज़ इट्स मिनिमम स्पीड एट, उसके अकॉर्डिंग अ प्रोजेक्टाइल हैज़ इट्स मिनिमम स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0. यानी कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होती है मिनिमम हो जाती है. तो ये पॉइंट होता है मैक्सिमम हाइट का. जब एक प्रोजेक्टाइल को आप फेंकते हैं और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उस वक्त वेलोसिटी का उस वक्त वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हो जाता है 0. उस वर्टिकल कंपोनेंट के 0 होने की वजह से प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी उस वक्त हो जाती है मिनिमम. The projectile has its maximum speed at the point of projection and also at the point of landing if air friction is not considered. कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो उस वक्त होती है जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी उसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है जब आपने उसको फेंका, और दूसरा उस टाइम जब वो लैंड करने वाला होता है यानी ग्राउंड को टच करने वाला होता है, उस वक्त भी उसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है. और उसके बाद वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, देन उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी. तो प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान 2 पॉइंट्स, एक तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और दूसरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे जाके वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस. आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 जो है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है. इनको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 आप पूरा कर चुके हैं. जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड थे उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आए हैं आज हम उनको भी रिवाइज कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वहाँ पे हमें ये वाले फार्मूलाज जो हैं सब याद रहें. तो फर्स्ट जो फार्मूला था, बल्कि ये तीनों क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. यहाँ से आप ए को वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ले सकते हैं. डिस्टेंस को आप लेते हैं जी वी एवरेज इंटू टाइम, और वी एवरेज का फॉर्मूला ये उन्होंने ओपन करके आपको दिखा दिया. उसी तरह जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. सेकेंड न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू होती है एम ए. लीनियर मोमेंटम पी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है एम वी के. इम्पल्स होती है एफ क्रॉस टी और ये इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम के, या फिर आप फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं.
देन है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आप लिखते हैं दो बॉडीज़ के लिए, अगर आपने लिखना है m1v1 प्लस m2v2, और आफ्टर कोलिजन आप लिखते हैं m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। देन स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन आपने वन डायमेंशन में देखा और आपने कहा कि अगर दो बॉडीज़ कोलाइड करती हैं तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं। उन वेलोसिटीज़ को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, v1 प्राइम आपका आया था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। और सेकंड जो वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम वो इक्वल होगी 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। अच्छा जी, ये दो वेलोसिटीज़ थी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज। देन आपके पास आती है जी प्रोजेक्टाइल का केस। प्रोजेक्टाइल के केस में आपने वेलोसिटी इस तरह से निकालनी है, वी एफ एक्स का आपने स्क्वायर करना है प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। देन अगर आपने थीटा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है फाई, तो वो होगा tan इनवर्स वी आई साइन थीटा माइनस जी टी ओवर वी आई कॉज ऑफ थीटा। देन स्टूडेंट्स आपने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये फॉर्मूला निकाला, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। देन टाइम ऑफ फ्लाइट 2vi साइन थीटा ओवर g। देन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर g साइन 2 थीटा। और मैक्सिमम रेंज आई थी थीटा 45 पे। अगर आप यहाँ 45 पुट करें तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, साइन 90 डिग्री अगर 1 हो तो ये वाला फैक्टर आपके पास आएगा, यानी कि आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही हमने किए हैं जिन जिन के फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को आप रिवाइज करें बार बार, ताकि जब आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये आपको सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये फार्मूलाज आपकी माइंड में हो।